हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सीएमए फाइनल कम कॉस्ट ऑडिट का जो हम स्टडी नोट नंबर 2 कर रहे थे, उसकी थ्योरी जो है ना, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन थ्योरी का रह गया है और नेक्स्ट लेक्चर से भाई साहब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। तो वो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो 9 क्वेश्चन में से एक नहीं टपक जाएगा। तो वो 9 क्वेश्चन करेंगे हम, आराम आराम से करते हुए जाएंगे। समय है अपना पूरा, मैं 100% थ्योरी और प्रैक्टिकल कवर करूंगा, कुछ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं कि एवरी कंपनी अंडर दीज रूल्स इंक्लूडिंग ऑल यूनिट एंड ब्रांचेस देयर ऑफ शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड इन सीआरए फॉर्म 1। यानी कुछ यूनिट को छोड़कर, मतलब कुछ पर्टिकुलर पर एग्जाम्पशन थी, उसके अलावा 1 अप्रैल 2014 से सबको कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करना लग गया था। जिनकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो रही थी। आपको पता होगा 35, 25 और 50 और 100 की जो लिमिट थी, वो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, जिसको लिमिट नहीं थी, ठीक है ना। और कुछ कुछ यूनिट जो सीरियल नंबर 12 में कवर है या 24 से 32 में कवर है, उनके लिए 1 अप्रैल 2015 से आप रख सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी एग्जाम्पशन थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड से आ सकता है 3 से 5 नंबर में थ्योरी में, ठीक है। द कॉस्ट रिकॉर्ड रेफर टू इन सब रूल 1। आपको क्या करना पड़ेगा कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी किस तरीके से आई है, आपकी प्रॉफिट किस तरीके से आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, ये सारा आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। और आपको ना एक बेस रखना पड़ेगा कि आप ईयरली बनाओगे, आप हाफ ईयरली बनाओगे, आप क्वार्टरली बनाओगे या आप मंथली फाइनेंशियल बनाओगे, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और आपको यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, हर साल आपको उस तरीके से ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इस जो 2018 है उसमें आप ईयरली बना रहे हो, 2019 में आप क्वार्टरली बना रहे हो, और 2020 है उसमें आप एक अलग ही मेथड रख रहे हो। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग भी आपने देखा है ना, तो आपको फॉर्मेट एक ही तरीके का रखना पड़ेगा। The cost record shall be maintained in such manner as to enable the company to exercise as far as possible control over the various operation costs to achieve optimum utilization of resource, and these records shall also be necessary data which is required to furnish under these rules। अगर कुछ भी necessary data लगता है तो आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट रूल 4 में कवर है, ठीक है ना। The category of companies specified in Rule 3 and threshold limit laid down in Rule 4 shall within 180 days of the commencement of every financial year appoint a cost auditor। आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा 118 डेज के अंदर। आपको 180 डेज के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। जब आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे तो आपको देखना पड़ेगा और उसको कंफर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि आप भाई करना चाहते हो, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो हाँ कर देगा। तो आपको उनसे डिटेल मांगनी पड़ेगी कि जो कॉस्ट ऑडिटर है या कॉस्ट ऑडिटर फर्म है, भाई आप कोई किसी मतलब गलत काम में तो संलिप्त नहीं हो, गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं हो। तो वो जब अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे कि हम लोग बिल्कुल प्योर है, कोई ऐसा जो कोई भी लीगल अभी हमारे पास केस पेंडिंग नहीं है, ये करने के बाद जब आपको लग जाता है कि आपने अपॉइंटमेंट जो है ऑडिटर को कर लिया, तो उसको करने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म सीआरए 2 में आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि जो है हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। कॉस्ट ऑडिटर जो है अपना क्या करेगा, अब हम आगे पढ़ते हैं एक एक पॉइंट करके। ये मैंने आपको बता दिया कि 180 डेज के अंदर अंदर में, 180 दिनों के अंदर अंदर में आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। The individual or firm as the case may be eligible for appointment and is not disqualified under इतना। कॉस्ट ऑडिटर को बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग एलिजिबल हैं अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959। यार ये सेक्शन वैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। अगर पेपर में थ्योरी में भी आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा अपॉइंटमेंट अंडर द इंस्टीट्यूट एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959। बाकी के जो 23 ऑफ 1959 ये ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ये लिख देना आपको, ठीक है। The individual or the firm as the case may be satisfy the criteria provided in section 141 ऑफ देता। सिंपल सी बात है, मैंने पहले बता दिया कि कॉस्ट ऑडिटर को जब आप अपॉइंट कर लो तो कॉस्ट ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि हम लोग जो है ना, हमारे पास कोई केस ना चल रहा हो, मतलब ऐसा कोई हमारी जो फॉर्म है वो प्योरली वैलिड फॉर्म है। The proposed appointment is within the limit laid down by or under authority of the act। The list of proceeding against देना। सिंपल सी बात है कि उनके खिलाफ कोई केस ना चल रहा हो। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है। एक ही चीज को बार बार रिपीट किया हुआ है इन्होंने। एवरी कंपनी रेफर टू इन सब रोल। फिर सिंपल सा बात है कि जब आपने अपॉइंट कर लिया है तो फॉर्म सीआरए 2 में आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म सीआरए 2 में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि साहब हमने जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। Every cost auditor appointed as such continue the expiry till the expiry of 180 days। मतलब कि जो वो ऑफिस में बना रहेगा जब तक 180 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट और टिल ही सबमिट द रिपोर्ट। ओके, दोनों में से जो पहला हो जाए वो करने के बाद अपना ऑडिटर जो है निकल जाएगा उस ऑफिस से।
प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर द रूल्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी। कोई भी कंपनी अगर चाहे तो लगता है कि कॉस्ट ऑडिटर सही से काम नहीं कर रहा तो वो निकाल सकती है, और क्या नाम है उसका, निकालने के बाद क्या कर सकती है, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कर सकती है, किसी भी कॉस्ट ऑडिटर को निकाल सकती है अगर लगता है कि कॉस्ट ऑडिटर काम ढंग से नहीं कर रहा है। आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी उसको सुनवाई का एक मौका तो दिया जाए। अगर आप उसको निकाल रहे हो तो बोलो भाई हम आपको निकाल रहे हैं, आपका ये काम पसंद नहीं है, तो आप कुछ बोलना चाहते हो अपनी सफाई में, तो वो बताएगा कि सब एक मौका दीजिए मुझे, ये गलती दोबारा नहीं होगी, इस तरीके का। अगर आप उसको माफ कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, लेकिन एक मौका आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी सुनवाई का, आपको उसको अपनी बात को साबित करने का एक मौका देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑडिटर इतना है, ऑफ बीइंग हर्ड टू द कॉस्ट ऑडिटर रिमूवल इन राइटिंग इतना, ठीक है। Provided that nothing contained in this sub rule shall prejudice the right of the cost auditor to resign from his office. Itna. Any casual vacancy in office of cost auditor with a due to resignation, death or removal shall be filled by the board and director within 30 days of occurrence of such vacancy, and the company shall inform the CG inform CRA2 within 30 days as appointed as itna. किसी भी मान लीजिए रेजिग्नेशन हो गया, डेथ हो गया, रिमूवल के कारण, है ना, रिमूवल के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑडिटर को मान लीजिए किसी की डेथ के कारण या फिर आपने उसको निकाल दिया, तो आपको 30 डेज के अंदर आपको एक नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर का। और अपॉइंटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA2 में आपको सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि हमने साहब नया अपॉइंट, जो नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्या था रीजन चेंज करने का। The cost statement, including the other statement to be annexed to the cost audit report, shall be approved by the BOD before they are signed on behalf of board by any director authorized by the board और submission of cost report to देना, यानी cost report audit जो रिपोर्ट है सबमिट करने से पहले जो जो अथॉरिटीज है उनके साइन करवाने जरूरी है, वो तो नॉर्मल है। Every cost auditor who conduct an audit of cost record of a company shall submit the cost audit report along with the reservation qualification form CRT। यानी कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट हो गई, जितने भी एनेक्सर है यानी जो जितने भी जो सपोर्टिंग बैकअप है वो अपने पास रखेगा, उसको जितनी भी क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, यानी अगर वो अपने पॉइंट्स रखना चाहता है, जो कमियां हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं वो अगर बताना चाहता है, सारे सपोर्टिंग बैकअप जिसको हम एनेक्सर्स बोलते हैं, वो लगा के क्या नाम कंपनी को दे देगा, भाई कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है CRA3 फॉर्म में। Every cost auditor shall forward his duly signed report to BOD of the company within a period of 180 days from the closure of the financial year to which the report relates, and the BOD shall consider and examine such report particularly in reservation qualification contained therein। यानी कॉस्ट ऑडिटर जो ईमानदारी से कॉस्ट ऑडिट करेगा और अपॉइंट होने के 180 डेज के अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म CRA3 में सबमिट कर देगा, अपने एनेक्सर्स लगाएगा, जो भी उसकी बातें हैं, जो भी उसके वीक पॉइंट्स है, जो भी देगा वो देगा। कंपनी जो है उन वीक पॉइंट्स को देखेगी, क्योंकि अब कंपनी को आगे किसको देना पड़ेगा, CRA4 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। Every company covered under these rules within a period of 180 days from the date of receipt of a company to cost audit board furnish such report with रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपको फॉर्म CRA1 में देना पड़ेगा। और जो जो मेथड होगा ना वो XBRL होता है, एक फॉर्म आ सकती है एक नंबर में क्वेश्चन, XBRL की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसमें देगा आपको अलोंग विद द फी जो भी है, यानी आपको CRA4 जो CRA4 फॉर्म होगा उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट को। दोबारा से एक बार देखते हैं हम, 118 डेज के अंदर, 118 डेज के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद आपको कॉस्ट ऑडिटर से पूछना पड़ेगा कि मतलब भाई, मतलब आप लोग वैलिड हो ना, कि आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स या कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे, वो या तो इंडिविजुअल या किसी फर्म के ऊपर। फिर वो क्या करेगा कि अपनी जो है, अपने जो है पॉइंट्स बता देंगे, जो कॉस्ट ऑडिटर बता देंगे, हाँ हमारे ऊपर जो है ना कोई भी ऐसा जो लीगल चार्जेस हैं, ऐसा लीगल चार्जेस नहीं है, और हम बिल्कुल वैलिड और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कंटिन्यू में, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर CRA2 फॉर्म में आपको कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, CRA2 फॉर्म में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा फॉर्म CRA2 में कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। इसके अलावा मान लीजिए किसी डेथ हो जाती है या फिर कंपनी निकालना चाहती है, अगर कंपनी किसी कॉस्ट ऑर्डर को बीच में ही निकालना चाहती है तो निकाल सकती है, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए कंपनी को अपनी बात को रखने का, कि अपनी कंपनी पहले बताएगी भाई हमें ये कमियां लगी, इस वजह से हम निकाल रहे हैं, तो उसको डिफेंड करने का एक मौका कॉस्ट ऑडिटर को देना पड़ेगा। मान लीजिए फिर भी अगर आप निकाल देते हो कि आप फिर भी आप उससे वो नहीं कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपने निकाल दिया, तो निकालने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक और अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, आपको एक और अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर का, और अपॉइंटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा CRA2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी नए कॉस्ट ऑडिटर की।
ठीक है। और जो कॉस्ट ऑडिटर जो है मान ली कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो वो कब सबमिट करेगा, 180 डेज के अंदर अंदर उसको कॉस्ट ऑडिट जो है वो सबमिट कर देनी है बीओडी को। ठीक है। क्या क्या सबमिट करेगा, एनेक्सर भी सबमिट करेगा, साथ में सपोर्टिंग बैकअप, अपनी जो कमियां जो वीकनेस उसने कॉस्ट ऑडिट जो 180 दिन के अंदर भाई इतनी मेहनत करी है उसने, वो सारे पॉइंट्स बताएगा कि कहाँ कंपनी को और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या और सबमिट करना चाहिए। और ध्यान रखना कॉस्ट ऑडिट के दौरान कंपनी बिल्कुल सपोर्ट करेगी कॉस्ट ऑडिटर को, जो जो डेटा वो मांगेगा कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी मना नहीं कर सकती ये नहीं है या नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी निष्पक्ष भावना के। ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि जब कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो सबमिट करता है फॉर्म CRA 3 में। ये बस की पॉइंट जो है ना वो कर लेना कि फॉर्म CRA 3 में क्या करता है कॉस्ट ऑडिटर, क्या है CRA 3 में अपनी जो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। एवरी कॉस्ट ऑडिटर फॉरवर्ड इज डेली ना, ये तो सिंपल आपने क्वालिफिकेशन दे देगा। उसके बाद जो है कंपनी जो है XBRL फॉर्म में CRA 4 फॉर्म में दे देती है, किसको सबमिट कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है। सो गाइज आज के लिए तो इतना ही, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जो है जो आने वाले 2-3 लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट होंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 नंबर में फंसेगा इन 9 क्वेश्चन में से। इन 9 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिकल फंसेगा और आपका 8 नंबर बन जाएंगे। तो 9 के 9 क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे करके चलेंगे, अभी हमें समय हमारे पास है। सो गाइज आज का लेक्चर यही एंड करेंगे। कोई भी डाउट है कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो और सजेशन भी देना चाहो तो आप दे सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक, आप लगे रहें और हम भी लगे रहेंगे, ठीक है ना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।